हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईआर आर्मी यूट्यूब चैनल। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की एएमओ 2024 सीरीज में, लेक्चर सीरीज में हम आज भेषज कल्पना को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सारंगधर संहिता कंप्लीट किया था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। तो आज हम भेषज कल्पना को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये मेरे सामने आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, ये पारिक की आयुर्वेद संग्रह की बुक है, उसके नोट्स हैं। हमें एचपीएससी के लिए टाइम बहुत कम है, तो हमें उन पारिक के नोट्स से ही हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही सारा लगभग दिया हुआ है जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। उन्हीं को आपको रट के जाना है, उन्हीं को आपको समझ के जाना है, उन्हीं को पढ़ना है। बस उन्हीं, उससे आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पे जितने में न्यू कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भेषज कल्पना, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये जो मौलिक कल्पनाएं पांच बताइए ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्वरस, कल्क, सरस, सींट, फांट। तो ये हमने चैप्टर सरस में भी पढ़ा था, तो उसमें भी पढ़ा था पांच कल्पनाएं, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। संपन्न कल्पनाएं, और भी कल्पनाएं होती हैं, क्या है? चूर्ण, वटी, अबले, आसव, अरिष्ट। तो चरक के अनुसार पांच कल्पनाएं क्या है? स्वरस, कल्क, सरस, सीत, फांट। सुश्रुत के अनुसार छह है। ये ऊपर वाली पांच प्लस क्षीर, यानी क्षीर को भी ऐड कर लिया गया, तो टोटल छह हो जाती हैं। काश्यप ने सात बताई हैं, चरक वाली पांच प्लस मध्य और चूर्ण। और चूर्ण और अभिशप भी कहते हैं, अभिशप भी लिख लीजिए आप, मध्य को अभिशप भी कहते हैं, ठीक है। वाग्भट ने पांच बताई है, स्वरस, कल्क, निरीहु, सीत, फांट। तो देख लेते हैं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है अगला। इसको आप छोड़ सकते हैं, फिर आप चलते हैं सीधे। ये द्रव्यों के नामकरण के बारे में बता रहे हैं। तो आकृति के आधार पर होते हैं, सेवनकर्ता के आधार पे होते हैं, या फर्स्ट ड्रग होता है उसके आधार पर होते हैं, ठीक है। तो इसको, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। फिर सवीर्यता अवधि, यानी एक्सपायरी डेट की बात हो रही है दोबारा से, ठीक है। तो हमने अभी वहां पढ़ा था, तो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। सद्य प्रयोग योग्य, यानी तुरंत बनाए, तुरंत यूज करें, ऐसे मतलब कौन सी कल्पनाएं हैं? तो पंचविध कसाय कल्पना, स्वरस, शीत, शरत, ठीक है, फांट, फांट जो होते हैं ये तुरंत बनाई जाती है, और तुरंत ही इनका सेवन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बना के बोतल में रख लो और फिर आप देते रहे, ठीक है। टंडुलोदक, मांसरस, मंथ, प्रमथ्या, विलेपी, जो भी चीजें है ना हमारी रसोई से संबंधित है, जो हम बनाते हैं कोई भी चीजें, जैसे खिचड़ी वगैरह, ये सब तुरंत बनाने के, तुरंत खाने वाली चीजें है ना, तो उनकी एक्सपायरी डेट आपकी हुई तुरंत की। फिर है 4 से 6 माह तक उपयोगी, घृत, पाक, सत्तू, क्षारसूत्र, ये चीजें 1 वर्ष तक सुरक्षित होती हैं, चूर्णवटी, तो ये सब, ठीक है। तो वो हमने जो सारंगधर संहिता में पढ़ा था वो ऑथेंटिक था, आप उसको याद करिएगा, ठीक है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर दो प्रकार के मान बताए हैं, मागध मान और कलिंग मान, ठीक है। तो मागध मान श्रेष्ठ होता है। तो मागध मान श्रेष्ठ होता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है चरक के अनुसार कौन सा मान श्रेष्ठ है? तो माँ, माँ शब्द से हमें वैसी बात याद आता है कि हमारी माँ सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। तो उससे याद रखें मागध मान श्रेष्ठ है, ठीक है। फिर अन्यत्र पोतव मान माना गया है, तो पोतव वजन के लिए होता है, पायमान लंबाई के लिए होता है, ठीक है। और द्रव्यमान द्रव्य पदार्थ को नापने के लिए होता है। तो शब्द पे ध्यान दीजिए आप। फिर हम देख लेते हैं कि ये कुछ मान है प्रमुख, ठीक है। तो इनको आज की भाषा में हम कैसे समझेंगे? तो 2 कोल का 1 कर्स होता है, और 1 कोल होता है 6 ग्राम का। तो आप लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा है, 6 ग्राम का 1 कोल होता है। और 1 कर्स होता है 2 कोल का, यानी 12 ग्राम 1 कर्स में होता है। और 1 कर्स को ही 1 तोला कहा जाता है, ठीक है। तो 1 तोला इज टू 12 ग्राम। 2 कर्स का 1 सुक्ति होता है, तो 2 कर्स में हो गया 24 ग्राम, ठीक है। फिर आपका हो गया 1 पल 3 सुक्ति। तो 1 सुक्ति कितना है? 2 कर्स। तो 3 सुक्ति, 3 2 जा 6, 6 कर्स, ठीक है। तो 6 कर्स कितना हुआ? यानी 6 तोला। तो आपका ऐसे याद रखना है, 1 पल 3 सुक्ति हुआ। 1 प्रसृत 2 पल हुआ, ठीक है। तो 1 पल कितना हुआ? आपका 48 ग्राम कुछ आता है लगभग। 1 प्रसृत 2 पल हुआ आपका, ठीक है। 1 कुड़ब 2 प्रसृत हुआ। तो ये आप पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें श्लोक आता है, क्वेश्चन आता है ये वाला, 1 तुला कितना हुआ? तोला अलग चीज है, तुला अलग चीज है, ध्यान दे, ठीक है। तो तोला, तुला में आएगा 5 सेल या 1000 पल, ठीक है। तो 1000 पल को 1 तुला कहा जाता है, याद रखे। फिर अगला देख लेते हैं। पानी सुक्ति इंपॉर्टेंट है, एक पानी सुक्ति में 64 बिंदु होती हैं, ठीक है। और ये याद रख सकते हैं आप।
कि 12 अंगुल का एक बितस्ती होता है, एक रत्नी 22 अंगुल का होता है और एक हस्त 24 अंगुल का होता है। ठीक है। तो यहाँ और एक रत्ती कितना होता है? 125 mg। तो 125 mg का लगभग आधा जितना भी होता है 120, ठीक है, 60 mg आपका आधा रत्ती माना जाएगा। तो ये याद रखें, एक रत्ती में कितने mg होते हैं। फिर एक चीज ये याद रखना, द्रव्य ग्रहण, जब हम कोई भी स्वरस वगैरह बनाने तो उसके बारे में बता रहे हैं कैसे लें। ठीक है। तो आर्द्र द्रव्य 2 गुण मात्रा में लें, द्विगुण लें। ठीक है। और शुष्क द्रव्य जितना मान बताया गया उतना ही ग्रहण करना है। ठीक है। तो ये याद रखें। जैसे इसमें लिखा है शुष्क आर्द्र द्रव्यों के ग्रहण के नियम, तो आर्द्र द्रव्य शुष्क द्रव्य से द्विगुण मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। लेकिन किंतु जिन द्रव्यों का हमेशा ताजा ही ग्रहण करना होता है उन्हें द्विगुण मात्रा में कदापि ना लें। ठीक है। ताजा द्रव्य को द्विगुण मात्रा ना लें, जो शुष्क द्रव्यों से 2 गुना आर्द्र द्रव्य को लेंगे। ठीक है। फिर ये मात्राएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस पे इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए और फोकस करिए इस पे। स्वरस की मात्रा अर्धपल है। ठीक है। लेकिन पुटपाक से निर्मित स्वरस की मात्रा एक पल है। और इजी याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, क्वाथ, शीत और फांट। ठीक है। ये तीनों जो हैं 2 पल हैं, यानी इनकी मात्रा 2 पल हो गई आपको याद करने की, मतलब कॉमन हो गया। क्वाथ, शीत, फांट 2 पल है, स्वरस अर्धपल है। और पुटपाक के द्वारा स्वरस बनाया जाता है तो वो 1 पल मात्रा है। ठीक है। कल्क की मात्रा 1 कर्ष है। तो कल्क की मात्रा 1 कर्ष है, चूर्ण की मात्रा भी 1 कर्ष है। और चूर्ण को शुष्क कल्क कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था एआईपीजीटी में कि शुष्क कल्क किसको कहा जाता है, तो चूर्ण को कहा जाता है, चूर्ण का सिनोनियम है। तो दोनों की मात्रा 1 कर्ष है, दोनों की बराबर है। ठीक है। तो ऐसे करके आपकी मात्राएं आपकी इंपॉर्टेंट याद हो जाती हैं। देखिए पर्याय लिखा हुआ है, यहां से क्वेश्चन बना था। कल्क को प्रक्षेप और आवाप भी कहते हैं। तो आवाप क्वेश्चन कई बार आया है, प्रक्षेप से तो हम फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन आवाप मुश्किल लगता है। तो कल्क प्रक्षेप और आवाप है। क्वाथ का पर्याय है सिर्फ कृसाय निरहु। फांट का चूर्ण द्रव, तो फांट को चूर्ण द्रव कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना। चूर्ण को रज, छोद्र और शुष्क कल्क से क्वेश्चन आया था, तो याद रख। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं आगे। अब ये क्वाथ का याद रखिए, क्वाथ हेतु 16 गुना जल लेकर 1/8 शेष रखते हैं। ठीक है। तो क्वाथ के लिए बताया 16 गुना जल लेंगे, अगर लिखा, लेकिन लिखा है मृदु द्रव्य अगर है तो 4 गुना जल लेंगे। मृदु द्रव्य है ना, तो जल कम लेंगे क्योंकि वो वैसे ही मृदु है, अपने आप ही पक जाएगा जल्दी में। मध्य द्रव्य है तो 8 गुना जल ले लेंगे, कठिन द्रव्य है तो 8 गुना जल ले लेंगे। अत्यंत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, जैसे किसी की बार्क है, स्टेम है, ठीक है, सूखी हुई स्टेम है, तो 16 गुना जल लेंगे ताकि उसके गुण उस वाटर में आ जाए और क्वाथ में आ जाए, ताकि हम पिए तो उसका सेवन करें तो हमें उसका फल प्राप्त हो चुके। शीत हेतु 6 गुना जल लेकर रात्रि पर्यंत रखें। तो शीत में क्या है रेशो? 1:6 याद रखें। क्वाथ में 1:16। ठीक है। और फांट में 1:4। तो ये रेशो इंपॉर्टेंट है। फिर ये टेबल को ध्यान दीजिए, टेबल इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप द्रव्यों के बारे में बता रहे हैं, चूर्ण मात्रा, क्वाथ हेतु मात्रा, ठीक है, कल्क हेतु। तो वो बता रहे हैं गुड़ जो है 1/4, इसका तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, चीनी का याद रखना आप। क्वाथ हेतु 1/4, पित्तज में 1/8, कफज में 1/16। तो ये जो मात्रा है चीनी की है। ठीक है। तो चीनी की वातज में सबसे कम क्यों है? क्योंकि चीनी मधुर द्रव्य है, और मधुर द्रव्य क्या होता है? वात को शमन करने वाला बेस्ट द्रव्य है। ठीक है, इसलिए 1/4। पित्त उसमें थोड़ा कम, थोड़ा, ठीक है, 1/8। और फिर 1/16 थोड़ा ज्यादा लेंगे कफज में। तो ये याद रखना है आपको। शहद और घृत याद रखें कि 1/4 बताया है क्वाथ में। ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला प्रमथ्या वगैरह। ठीक है। तो इसमें याद रखें आप, प्रमथ्या 1 पल द्रव्य में 8 गुना जल लें। ठीक है। तो 1:8, इसका रेशो याद रखना है आपको। ठीक है। तो प्रमथ्या हो गया 1:8। लाक्षारस छोड़ दे, नहीं आता है। मांस रस भी नहीं आता है। क्षीरपाक इंपॉर्टेंट है, जब मैं गुल्म पढ़ा रहा था चैप्टर तो मैंने बताया था कि रेशो क्या होती है, 1:8:32। जिसमें आपको याद रखना है, एक तो एक भाग होता है औसत द्रव्य, 8 होता है दूध, और 32 भाग होता है जल। तो जब हम क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूध 8 है या जल 8 है।
ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं। तो याद रखें, दूध जो है महंगा है। आज की दुनिया में सबसे दूध क्या है, अनमोल रतन है ना, महंगा है ना। ठीक है, तो दूध कम ही लेंगे पानी से, पानी सस्ता है इसलिए ज्यादा लेंगे। तो ऐसे कंसेप्ट बना लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 1:8:32 इसका क्षीर पाक का रेशो है, याद रखें। और गुल्म में मैंने क्या बताया था, 1:8:8। गुल्म में मैंने बताया था पानी और दूध बराबर लेंगे, 1:8:8। और यादव जी क्या कह रहे हैं, ये 1:15:15। तो इनका तो नहीं पूछा जाता, सारंगधर का पूछा जाता है, और गुल्म के चैप्टर में स्पेशल बताया वो पूछा जाता है। ठीक है। उष्णोदक क्या है, 1/4 हम पानी को जला लें, 1/8 जला लें, या आधा शेष रहने तक उसको, ठीक है, जलाएं। तो वो हो गया उष्णोदक। यवागु है 6 गुना। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था जब मैं अपामार्ग टंडुलीय चरक सूत्र स्थान पढ़ा रहा था। तो अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। तो यहां से कुछ श्लोक जो ये है फॉर्मूला बना लीजिए। अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। ऐसे करके आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये एकदम याद रहेंगे आपको हमेशा। ठीक है। भात नहीं पूछा जाता है ज्यादा। त्रिसरा 6 गुना जल है। यूस 16 गुना, यूस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो यूस के साथ पानक लिख लीजिए, पानक में भी 16 गुना है, तो एक साथ लिख लेंगे तो याद रहेगा, यूस और पानक 16 गुना जल है। ठीक है। और प्रमथ्या और तंडुलोदक 8 गुना जल है, तो दोनों को 8 गुना याद रखिए। प्रमथ्या का भी 8 गुना रेशो लेना है, तंडुलोदक का भी। और मात्रा 4 तोला है, याद रखें तंडुलोदक की मात्रा। सड़ंग पानी है क्या है, 6 द्रव्य लिए जाते हैं 64 तोले जल में मिलाकर उसको पकाया जाता है, तो सड़ंग पानी है। जो हमने ज्वर में भी पढ़ा है और रक्त पित्त में भी पढ़ा है। ठीक है। अवलय मात्रा की एक पल मात्रा है, तो इंपॉर्टेंट है, च्यवनप्राश वगैरह जो भी लेते हैं, एक पल मात्रा है अवलय, जो चाटने योग्य द्रव्य है। ठीक है। फिर ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ये मैंने तब भी पढ़ाया था। सिक्तेर वृहतो मंडे, यानी सिक्त यानी चावल के कण। तो चावल के जो दाने हैं वो ना हो, वो मंड कहलाता है। यानी ऐसी सूप टाइप जिसमें चावल के दाने ना हो, सिक्तेर वृहतो मंडे। पेया सिक्त समन्विता, पेया उसको कहेंगे जिसमें सूप में थोड़े थोड़े चावल के दाने होंगे। ठीक है। तो वो हो गया पेया सिक्त समन्विता। यवागु क्या होगा, बहुसिक्ता। यवागु जो होगा जिसमें चावल, जो सेमी सॉलिड की खिचड़ी हम खाते हैं, वो यवागु हो गया। और विलेपी क्या होगा, विरल द्रवा, जिसमें द्रव नहीं होगा, जो भात की तरह होता है बिल्कुल। ठीक है, तो विलेपी हो गया वो। तो आपको याद रखना है, ये लिख के पूछ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी। क्षार निर्माण इंपॉर्टेंट है। चरक 6 गुना जल, सुश्रुत भी 6 गुना जल में मानते हैं क्षार निर्माण को। रसांजन में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दारू हरिद्रा। तो ये पूछ लेते हैं रसांजन किससे बनता है, तो ऑप्शन में होगा दारू हरिद्रा, हरिद्रा आम्रगंधी हरिद्रा। ठीक है, तो दारू हरिद्रा आपको याद रखना है। अर्क क्या है, 10 गुना जल लेते हैं। अर्क जो होता है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकालते हैं अर्क। ठीक है, होम्योपैथी की अधिकतर जो मेडिसिन जो सीसी होती है ना, जो हिला के दी जाती है, ठीक है, तो वो जो होती हैं वो अर्क होती हैं अधिकतर। ठीक है, तो वो इसमें आयुर्वेद से ही निकला है, होम्योपैथी भी। तो बता रहे हैं 10 गुना जल दे, तृतीयांश अर्क निकालें। फिर ये आप छोड़ सकते हैं। फिर जो कसाय योनियां हमने पढ़ी थी, चरक षड विरेचन सतासीरी अध्याय चरक सूत्र स्थान चैप्टर 4 में, तो उसमें बताया था मैंने कि कसाय में 5 रस होते हैं, कसाय नहीं होता है। ठीक है, लवण रस की कसाई योनि नहीं होती है। ठीक है, 5 रसों के अनुसार लवण रस की कसाई योनि नहीं बताई है। तो कसाई योनियां 5 होती हैं। सितोपलादी चूर्ण हमने अभी कल ही चैप्टर कंप्लीट किया राजस्मा का, उसमें पढ़ा था सितोपलादी के 5 घटक। तो नाम से याद रखें, चरक ने राजस्मा रोगाधिकार बताया। सी से सीता, ठीक है, तय से तुगाचीरी, पै से पिपली, लय से एला, दय से दालचीनी। ठीक है, तो सारे द्रव्य इनके नाम से ही याद हो जाएंगे। और 16:8:4:2:1 रेशो है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये याद रहेगी। तालिश आदि चूर्ण राजस्मा रोगाधिकार है, हमने पढ़ा था। TMSNIS फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 TMSNIS। ठीक है, सॉरी TMSPS, ऐसे करके फॉर्मूला था। दालचीनी छोटी इलायची। तो अगेला तालिस पत्र से आदि, पिपली से 8 गुना मात्रा होगी शर्करा की। तो तालिस आदि चूर्ण इंपॉर्टेंट है। हिंगवाष्टक चूर्ण अग्निमांद्य का रोगाधिकार है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण से और कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता। लवण भास्कर चूर्ण में 4 लवण होते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है, सैंधव विड सोबरचल सामुद्र, 4 लवण बनते हैं। पुनर्नवा अष्टक क्वाथ रोग याद रखिए, उदर रोग में देते हैं। महारासनादि क्वाथ, रासना जहां भी आ गया तो आम बात में देंगे। ठीक है। क्षीर पाक योगन द्रव्य, ये इसको छोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये मंथो अपी फांटवद, तो मंथो अपी डैश,
ऐसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मंथ जो है फांट की तरह होता है, सारंगधर ने मंथ को फांट का भेद ही बताया है। फिर अबले में एक पल इसकी मात्रा होती है, श्लोक में भी लिखा हुआ है। अवले में पाक लक्षण ये इंपॉर्टेंट है कि अवले को कैसे जानेंगे कि ये अवले बन गया है, पाक लक्षण क्या होंगे कि अवले बन चुका है। तो उन्होंने लिखा है सुपक्वे, मतलब अच्छी तरह जो पका हुआ अवले है। तंतु मतत्वम, ठीक है, तो तंतु की तरह तार उसके निकल रहे होंगे। ठीक है, स्याद अवलेहो अपसु मज्जति, अपसु यानी पानी में डालने पर पानी में डूब जाएगा, अपसु मज्जति। स्थिरत्वम पीड़ते मुद्रा गंध वर्णम रसोद्भवे, ठीक है, तो स्पेसिफिक गंध और वर्ण की उत्पत्ति होगी। ठीक है उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है, अवले के लक्षण है इंपॉर्टेंट। वासा अवले रोगाधिकार राजस्मा, च्यवनप्राश चरक चिकित्सा स्थान में हमने पढ़ाई है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, प्रक्षेप द्रव्य के बारे में इनके मात्रा पूछ लेते हैं कई बार। व्याघ्री हरित की रोगाधिकार कास, बस ये रोगाधिकार याद रखना है बस, और कुछ नहीं। और ये तो वैसे भी याद रहता है, व्याघ्री हरित की वगैरह हम अगस्त्य हरित की यूज ही करते हैं ना डेली। एलादी गुटिका हमने छत छीण में पढ़ी थी रोगाधिकार में, जबकि भेषज रत्नावली रक्त पित्त रोगाधिकार मानते हैं। तो भेषज के अनुसार वो है संजीवनी वटिका 10 घटक, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो संजीव त्रिफला पीसो व गोमूत्र में भिगो, फॉर्मूला बताया था। तो संजीव त्रिफला, त्रिफला हो गए 3 त्रिफला, पीसो से हो गए, पै से हो गया आपका एक मिनट, संजीव त्रिफला पीस, पै से हो गया कृष्णा है ना, पिपली आई है। संजीव त्रिफला पीसो, सै से हो गया शुंठी, ठीक है, नागर, ठीक है। वह गोमूत्र, वह से हो गया बचा, गोमूत्र की भावना होती है, भिगो में भय से हो गया भल्ला तक। तो संजीव त्रिफला पीसो वह गोमूत्र में, फॉर्मूला हो गया आपका। गोमूत्र भावना है। मात्रा ये इंपॉर्टेंट है, तब भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अजीर्ण गुल में एक एक वटी विसूचिका आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंद्र प्रवाह वटी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख घटक चंद्र प्रवाह। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रमुख घटक क्या है, चंद्र प्रवाह, जिसको कचूर भी कहते हैं। और रोगाधिकार प्रमेय हो गया। अन्य प्रमुख घटक तो स्वर्ण माक्षिक लोभसम और शिलाजीत भी पड़ा हुआ है इसमें, तो याद रखें ये। शंख बटी क्या है, अजीर्ण में देते हैं। नींबू स्वरस की भावना है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया, नींबू स्वरस की भावना किसमें है, शंख बटी में। मुख्य घटक क्या है, पारद गंधक वत्सनाभ, इंपॉर्टेंट है। रसोन आदि वटी नींबू स्वरस, रसोन यानी लहसुन को कहते हैं, तो रसोन आदि वटी नींबू स्वरस की भावना है इसमें। आरोग्यवर्धनी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका रोगाधिकार क्या है, कुष्ठ है। निम्ब पत्र स्वरस, नींबू नहीं है, निम्ब है, निम्ब यानी नीम, एजा डिरेक्टा इंडिका इसका बोटेनिकल नेम। नींबू नहीं है, ठीक है, सिट्रस इंडिका नींबू नहीं है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कई बार इसको गलत कर देते हैं, निम्ब है। मुख्य घटक कुटकी है, ठीक है, तो कुटकी है ना कि कुटज, दोनों मिलते जुलते हैं, तो याद रखें। कुटकी होता है पिक्रोराइजा कुरुआ, और कुटज होता है होलेरेना एंटी डिसेंट्रिका, बोटेनिकल नेम। तो आप याद रखें बिल्कुल कि ये अलग चीज है। अन्य प्रमुख घटक जो है लोह भसम, अभ्रक भसम, ताम्र भसम भी होती है। चित्रक आदिवटी रोगाधिकार ग्रहणी, बहुत बार क्वेश्चन आया चित्रक आदिवटी का रोगाधिकार ग्रहणी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया इसकी में भावना किसकी होती है, तो मातुलुंग स्वरस और डाडिम स्वरस की भावना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको पढ़ के जरूर जाना, मातुलुंग स्वरस और डाडिम स्वरस की भावना। ठीक है। लवंग आदि वटी में लवंग लौंग वगैरह होती है, ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कास में देते हैं, इतना याद करना। चंद्रोदय वर्ती इंपॉर्टेंट है, चंद्रो आद्य वर्ती, जो ये आंखों में लगाई जाती है एक तरह से काजल की तरह, ठीक है। तो मुख्य घटक इसका शंख नाभि होता है, और विशिष्ट घटक होता है इसका शुद्ध मनयशिला। तो क्वेश्चन को देखना, मुख्य घटक पूछा जा रहा है, विशिष्ट घटक, ठीक है। वैसे एक ही चीज होगी इसमें क्वेश्चन में, या तो शंख नाभि होगा या मनयशिला ऑप्शन में होगा। ठीक है, इतना मुश्किल और इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं कि विशिष्ट घटक या मुख्य घटक। तो आप याद रखें, योगराज गुग्गुल आम बात रोगाधिकार है, इसमें गुग्गुल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक चल रहे हैं आपके। केशोर गुग्गुल मुख्य घटक त्रिफला होता है, ये कुष्ठ रोग स्किन डिजीज में देते हैं। सिंहनाथ गुग्गुल मुख्य घटक एरंड तेल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एकमात्र गुग्गुल जिसमें एरंड तेल मुख्य घटक है, तो आम बात में देते हैं एरंड तेल, जो मेन औषधि किसकी है, आम बात की है। सौभाग्य शुंठी पाक शुंठी चूर्ण होता है। अनुपान अजाचीर होता है, तो याद कर लें। मुसली पाक हरिद्रा खंड उदर्द शीत पित्त रोगाधिकार है। नारिकेल खंड शूल, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। ये चार सूत्र इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, चक्रदत्त में विस्तृत वर्णन दिया है, ठीक है।
और क्षार सूत्र शब्द का प्रयोग चरक चिकित्सा 12 में आया है, मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, अर्श नाड़ी व्रण इस सब में देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्नेह पाक हेतु कल्क स्नेह और क्वाथ का रेशो क्या होगा? 1:4:16। तो याद रखें 1:4:16। स्नेह पाक करते हैं ना, कोई भी तेल बनाते हैं तो पहले स्नेह पाक करा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट है लाइन, तेल मूर्छन से उसमें स्थित गंधादि दोष एवं घृत मूर्छन से उसमें आम दोष का नाश होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, घृत मूर्छा मूर्छन से क्या होता है? आम दोष का नाश होता है, जबकि तेल मूर्छन से गंधादि दोष का नाश होता है। तो अलग अलग कंसेप्ट है, याद रखना आप, क्वेश्चन आया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेह पाक प्रकार। तो मृदु मध्य खर पाक करके तीन होते हैं। तो जब हम स्नेह पाक करते हैं ना, तो तीन प्रकार के पाक होते हैं, या तो मृदु पाक होता है, या मध्य पाक, या खर पाक होता है। तो इनके लक्षण है कि किस किस में यूज होता है और क्या लक्षण है। तो मृदु पाक तो होता है निर्यात सदृश कल्क, कल्क की तरह लगता है बिल्कुल, ठीक है, कल्क यानी सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह। मध्यपाक क्या होता है? संयाव संदृश्य कल्क, वर्ती बनने लगे जब। वर्ती क्या होता है? जब दोनों हाथ में लेके, मतलब दोनों उंगलियों में जब हम इसको रगड़ते हैं तो वर्तियां बनने लगती हैं। ठीक है। और दरबी पर ना चिपके, दरबी यानी जो वो होती है ना आपकी कलछी होती है, उसमें चिपके ना। तो वो हो गया मध्यपाक। खरपाक क्या हो गया? वर्ती निर्माण होना पर टूट टूट कर गिरना। तो वर्ती तो निर्माण हो जाए लेकिन टूट टूट कर गिरने लगे, तो वो हो गया खरपाक। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी आता है। प्लस सारंगधर ने बताया ईसत रस कल्कस्तु, कल्क नीरस और कोमल, और कल्क ईसत कठिन। इससे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन ऊपर वाला जो चरक का है ना लक्षण, उनसे बहुत आता है। फिर आप याद रखना, खर पाक से अधिक पाक दग्ध पाक कहलाता है, यानी जला हुआ पाक। ठीक है, इसे धाकारक माना गया है। फिर इंपॉर्टेंट है ये चरक ने जो बताया है कि खरपाक, मृदुपाक, मध्यपाक, ये यूज क्या क्या होता है। ठीक है, तो खरपाक में बोला है अभयंगार्थ, ठीक है, मृदुपाक नस्यार्थ, और मध्य, तो आप कैसे याद रखें? मृदु मध्य खर। ठीक है, एनपीए से याद रखें। ठीक है। तो आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा एमओ में, तो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है ना, एनपीए, तो उसी से याद रखें, एनपीए। तो एन से हो गया नस्य, पी से हो गया पान, और बस्ती जोड़ देंगे, ओ ए से हो गया अभ्यंग। तो एनपीए फॉर्मूला बना लेंगे, तो कभी इसमें दिक्कत नहीं होगी। और सुश्रुत का अलग है, लेकिन इन्होंने कहा है पीएनबी। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से याद रखें, पी से हो गया पान, न से हो गया नस्य, और बी से हो गया बस्ती। मृदु मध्य खरपाक क्रमशः। जब हम पढ़ेंगे सुश्रुत का बता देंगे उस टाइम, लेकिन अभी भी मैंने बता दिया, जिनको समझ आया वो नोट करके लिख लें। स्नेह सिद्धि के लक्षण बताए हैं। तो इसमें ये थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेनोदगमस तेले फेन शांति सर्पिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नेह सिद्धि में क्या होता है। तो तेल का जब पाक हो रहा होता है तो फेन उद्गम, फेन का उद्गम होगा, और फेन का शांति जब होगा, फेन, तो उसको माना जाएगा सर्पी का स्नेह सिद्धि हो गई है। तो सर्पी के सिद्धि में तो फेन का शांति हो जाएगी। ठीक है। जाति आदि घृत इंपॉर्टेंट है, मुख्य घटक जाति पत्र, जाति यानी चमेली को कहते हैं। वो अन्य घटक तुथ होता है इसमें। तो तुथ एक स्किन डिजीजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रस शास्त्रीय औषधि है, तो याद रखें जाति आदि घृत। ब्राह्मी घृत रोगाधिकार अपस्मार माना है, मुख्य घटक ब्राह्मी है। महानारायण तेल वात व्याधि में माना है, मुख्य घटक तिल तेल है। ठीक है। भगवान विष्णु ने बताया था, भगवान विष्णु ने इस तेल को देवताओं के लिए बनाया था। महामास तेल क्या हो गया? वात व्याधि के लिए है। बला तेल सूतिका के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, सूतिका के लिए कौन सा है? बला तेल, याद रखें। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल दिया करूं तो उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक कर लिया करिए, क्योंकि इस हरियाणा पीएससी के लिए वही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। जिसको मैं नहीं बोल रहा हूं तो वो अन्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इस वर्ष इस एग्जाम के लिए नहीं है, इस पे ध्यान दें आप। ठीक है। षडबिंदु तेल मुख्य घटक भृंगराज स्वरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। षडबिंदु तेल का मुख्य घटक भृंगराज स्वरस है, सिरो रोग में देते हैं। ठीक है, 6 6 बूंदे डालनी है नासा में। इरी मेदादी तेल दंत रोगों में, छालों में दिया जाता है, मुख पाक में दिया जाता है। अपामार्ग क्षार तेल कर्ण रोग रोगाधिकार है। ठीक है। आशा वरिष्ठ निर्माण परीक्षा में एक चीज याद रखिए, पात्र में शब्द का नहीं सुनाई देना। ठीक है, जब बनाते हैं ना उसमें शब्द का सुनाई ना देना। संधान पत्र के मध्य में जलती दिया सलाई ले जाना, उसका जलते रहना। तो दिया सलाई जलते रहे तो समझ जाओ आशा वरिष्ठ निर्माण सही से हो रहा है।
1 वर्ष के बाद प्रयोग करना चाहिए आसव अरिष्ट को, यानी जितने पुराने उतने अच्छे। आसव का और अरिष्ट में डिफरेंस क्या है? आसव क्या है? अपक्व जल से निर्माण किया जाता है, जबकि अरिष्ट क्वाथ से निर्माण किया जाता है। पहले क्वाथ बना लिया जाता है, उससे निर्माण किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये छोड़ सकते हैं आप। अगला, सुरा के बारे में बताया है, तो सुरा ये आप छोड़ सकते हैं। अल्कोहल के बारे में जो बताया, प्रसन्ना याद रखना, प्रसन्ना। सुरा के ऊपर का मंड भाग को प्रसन्ना कहते हैं। ठीक है। सुरा आसव क्या होता है? मैरियक भी जिसको कहते हैं, एक भाग आसव और एक भाग सुरा को सुरा आसव कहते हैं, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वारुणी है। वारुणी किस में मैंने पढ़ाया था? अगर आपको क्लिक हो रहा हो, आपने मेरी वीडियोस सारी देखी हो, तो राजस्मा में मैंने बताया था कि सबसे बढ़िया जो जल पीने लायक है वो वारुणी है। वारुणी जो नित्य पीता है उसको कभी राजस्मा नहीं होता है, ऐसा श्लोक में बताया है आचार्य चरक ने। तो वारुणी क्या है? ताल फल सादित और खरजूर सादित रस होता है। तो ताड़ और खरजूर से बनाई जाती है, एक तरह की बियर को कहते हैं। आज के टाइम में जो बियर है ना, तो वो तो नहीं है, लेकिन ताड़ और खरजूर से जो बियर बनाई जाती थी उस टाइम में, वो वारुणी कहते हैं उसको। फिर चुक्र कल्पना पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। सारस्वता रिष्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य घटक ब्राह्मी है और उपयोग वाणी शोधक और रसायन है। द्राक्षारिष्ट अर्जुनाद्य रिष्ट हृदय में है। अशोकारिष्ट स्त्री रोग प्रदर में है। कुमारी आसव उदर रोग नष्ट आर्तव में है। ठीक है, मुख्य घटक कुमारी है, यानी घृत कुमारी, एलोवेरा। ये इंपॉर्टेंट है। आशा वरिष्ठ का खट्टापन दूर करने के लिए मिलाया जाने वाला द्रव्य टंकन और गुड़ है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, लेकिन पढ़ लेना, वैसे आएगा नहीं। चंदनासव शुक्र में है, तो रोगाधिकार देख ले चंदनासव का। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। तक्र कल्पना देखिए, इंपॉर्टेंट है। तक्र यानी जो हम मठा जिसको पीते हैं ना, वो। तो रूक्ष तक्र होता है जिसमें पूरा स्नेह निकाल लिया, मक्खन पूरा निकाल लिया। अर्ध स्नेह युक्त होता है, आधा मक्खन निकाल लिया है। और पूर्ण स्नेह यानी संपूर्ण मक्खन से युक्त। ठीक है, तो ये तक्र के भेद हैं। कोई पूछे कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं आचार्य चरक अनुसार। ठीक है, भाव प्रकाश ने कुछ अलग बताया। घोल किसको कहते हैं? मथित, उद्विशित, छछिका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नास्ति तक्रात परम किंचित औषधम कफ वातज, चरक ने बताया। अभी मैंने पढ़ाया था जब अर्श चिकित्सा अध्याय, तो उसमें बताया भी था। ये श्लोक याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दोषानुसार तक्र सेवन कैसे? वातज रोग अगर है तो अम्ल तक्र और सेंधव नमक मिला के आप पी जाओ। पित्तज रोग है तो नॉर्मल सी बात है, शर्करा जो मीठी चीज है वो पित्तज को कम करती है। कफज रोग है तो त्रिकटु चूर्ण मिला लो, यवक्षार मिला लो, कफ का छेदन कर देगी। ठीक है। दधी कुर्च का इंपॉर्टेंट है। दूध प्लस दही को कहते हैं, तो दधी पहले वर्ड से याद रखना और दूध ऐड कर देना। और दूध प्लस तक्र को तक्र कुर्च का कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें आप। दशांग लेप इंपॉर्टेंट है, विसर्प रोगाधिकार है। इसमें देख लीजिए सीरीज पड़ा होता है, तो सीरीज पड़ा है इसमें। चंदन भी पड़ा होगा। ठीक है, चंदन नहीं पड़ा है, सॉरी। हाँ पड़ा है, रक्त चंदन। सीरीज और रक्त चंदन ये दोनों पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में। दशांग धूप इंपॉर्टेंट है, काश्यप संहिता ने बताया है। तगर भल्ला तक कूट सदृश से विष द्रव्य होते हैं। दशांग धूप काश्यप संहिता। ठीक है, तो आपका ये जो है आज भेषज कल्पना कंप्लीट होता है। 300 पेज नंबर पारिक का आयुर्वेद संग्रह। तो जितना मैंने पढ़ाया उतना ही आप पढ़ के जाएं। ठीक है, और धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और आई होप अगस्त के लास्ट तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को उठाएंगे, और स्वस्थ वृत्त वगैरह के बच्चों के क्वेरी आ रही हैं, तो उनको भी पढ़ाया जाएगा। और रसशास्त्र को हम एक टिपिकल वे में फॉर्मूले से पढ़ेंगे, जो आपको याद हो जाएगी, और जो उसमें इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए आप। और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।